हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस एक नई वीडियो में जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम से 30 दिन पहले की क्या स्ट्रैटेजी हो जो आपको हेल्प करे जेआरएफ क्वालिफाई करने में। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, यूजीसी नेट में हमारे दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का होता है जिसमें कि 50 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर सेकंड हमारा 200 मार्क्स का होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। पेपर 1 जनरल पेपर है जो कि सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन पेपर होता है, और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है। और जैसा कि हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो पेपर 2 इकोनॉमिक्स। तो इससे पहले कि हम सीधा स्ट्रैटेजी को डिस्कस करें, आइए देखते हैं अभी तक के जो प्रीवियस ईयर्स हैं उनमें कट ऑफ का क्या ट्रेंड था। आप देखेंगे अभी जो रीसेंट एग्जाम हुआ था, रीसेंट एग्जाम आपका हुआ जून 2024 में, उसमें जेआरएफ का कट ऑफ था 210 मार्क्स। 210 मार्क्स यानी कि 70%। ये हम अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रहे हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो जून 2024 में कट ऑफ थी 210 नंबर। और उससे पहले जब एग्जाम हुआ था दिसंबर 2023 में, आप देखेंगे कि जेआरएफ की कट ऑफ थी 180, यानी कि सीधा सीधा डिफरेंस है 30 नंबर्स का, यानी कि 10% का डिफरेंस है। जून 2023 उसमें जेआरएफ की कट ऑफ थी 188, यानी कि अराउंड 63-64% के आसपास। उससे पहले दिसंबर 2023 में इस टाइम पे आपका जो स्कोर दिया गया था कट ऑफ, वो परसेंटाइल की फॉर्म में दिया गया था। आप देखेंगे परसेंटाइल कितना है, 99.75, बहुत हाई है। उससे पहले एग्जाम हुआ था दिसंबर 2021 और जून 2022 का साइकिल को मर्ज करके इन्होंने एग्जाम कराया था। उसमें जेआरएफ की जो कट ऑफ थी वो थी 212, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 70.67%। और उससे पहले हुआ था दिसंबर 2020 और जून 2021 के साइकिल को फिर से मर्ज कर दिया गया था, और उस टाइम जेआरएफ की कट ऑफ थी 216। 216 यानी कि 72%। तो ये देखिए, ये कुछ ट्रेंड रहा है प्रीवियस कुछ ईयर्स में। कभी 210 रिसेंटली जून 2024 में, उससे पहले 180, उससे पहले 188, फिर परसेंटाइल था 99.75, उससे पहले 212 और उससे पहले 216। तो ये हमारा ट्रेंड रहा है कट ऑफ्स का। देखिए, जो मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूं, ये स्ट्रैटेजी मैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रैटेजी को मैं आपको बताने वाला हूं। तो जो बाकी कैटेगरीज के स्टूडेंट है, बी इट ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी या फिर पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट्स, इस स्ट्रैटेजी को अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, स्ट्रैटेजी आपकी कुछ इस तरीके की रहेगी कि आपको ओवरऑल 220 मार्क्स लाने हैं। 220 मार्क्स लाने हैं, यानी कि आपको कितने क्वेश्चन सही करने हैं? आपको करने हैं 110 क्वेश्चंस। इन 110 क्वेश्चंस में से आपको 35 क्वेश्चन करने हैं पेपर 1 और 75 क्वेश्चन करने हैं पेपर 2। ये कुछ बाइफर्केशन आपका रहेगा। देखिए, अभी देखने में थोड़ा आपको लगेगा कि 110 क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस में से थोड़ा मुश्किल है, बट मुश्किल नहीं है। मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से स्मार्टली आपको पढ़ाई करनी है, रिवीजन करना है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है कि आप बड़े आराम से 220 मार्क्स स्कोर कर सको। तो पेपर 1 में कितने? 35 क्वेश्चंस एंड पेपर 2 में 75 क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले पेपर 1 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पेपर 1 में आपको करने हैं अराउंड 35 क्वेश्चंस सही, और एक बहुत अच्छा स्कोर होता है। पेपर 1 में 35 या मोर देन 35 क्वेश्चन सही करना बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। देखिए, पेपर 1 में ओवरऑल आपके पास 10 यूनिट्स है। 10 यूनिट्स में से हर एक यूनिट में से आपके पास 5 क्वेश्चंस आएंगे।
टोटल क्वेश्चंस हो गए आपके 50 क्वेश्चंस। अब देखिए ये जो 10 यूनिट्स है, इनमें से कुछ ऐसे यूनिट्स है जो कि रिलेटिवली बहुत इजी है, बहुत इजी है, और आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बड़े आराम से इसमें बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड। अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखेंगे, तो आप पाएंगे कि ये कुछ जनरल क्वेश्चंस होते हैं कि आपको किस तरीके से क्लास को मैनेज करना है, स्टूडेंट्स को कैसे मैनेज करना है, आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए। तो रिलेटिवली बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से। उसके बाद हम बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। डायरेक्ट एक कॉम्प्रिहेंशन आपको दिया हुआ है, उससे आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रिलेटिवली बहुत इजी रहते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के साथ साथ आप कम समय में उस कॉम्प्रिहेंशन को आप जल्दी पढ़ पाएंगे और क्वेश्चंस के आंसर आप जल्दी दे पाएंगे। उसके बाद बात आती है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड की। रीजनिंग है, ये भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के साथ बहुत ईजी है, आप इसको बड़े आराम से आप कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है डेटा इंटरप्रिटेशन की। वेरी इजी, जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर बात आती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, यानी कि आईसीटी। ये भी बहुत इजी है। आपको करना क्या है, आपको कोई भी पेपर 1 के लिए एक स्टैंडर्ड बुक ले लेनी है। आप कोई भी बुक ले सकते हैं, केवीएस मदान है, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की एक बुक है, आप उस बुक को ले सकते हैं। और आपको देखना क्या है, आईसीटी के आपको एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। ठीक है, तो देखिए हमने बात करी अभी 5 यूनिट्स की। सबसे पहली टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरी यूनिट है आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तीसरी यूनिट मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, उसके बाद है डेटा इंटरप्रिटेशन, और देन आईसीटी। ये 5 यूनिट, इन 5 यूनिट में से आपको मिलेंगे 25 क्वेश्चंस। और देखिए ये मैं खुद के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और जो मैंने स्टूडेंट से बात करी है उसके एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं। ये वो 5 यूनिट है जो स्टूडेंट्स रिलेटिवली, जिसको स्टूडेंट्स को ये बहुत इजी लगती हैं, और ये स्कोरिंग यूनिट्स है जिसमें कि आप बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। तो ये 5 यूनिट में से आपको 25 क्वेश्चंस आएंगे, और इन 25 क्वेश्चंस में से आप बड़े आराम से अराउंड 20 क्वेश्चंस आप सही कर सकते हो। आपको करना क्या है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किस चीज की, जैसे डीआई में आपके क्वेश्चंस आते हैं, आपको परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए एकदम क्विकली, आप किस तरीके से परसेंटेज निकाल सकते हो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। आईसीटी हमेशा मोस्टली देखा गया है कि क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं या फिर क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज की और या फिर एक स्टैंडर्ड बुक आपको पेपर 1 के लिए लेनी है, उससे आपको आईसीटी को पढ़ना है। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड अगेन प्रैक्टिस वाला सीन है, प्रैक्टिस आप करेंगे बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बड़े आराम से आप इसको कर सकते हो, फिर से प्रैक्टिस वाला खेल। आपको ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है कम समय में। कम समय में आपको पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है और आंसर्स आपको देने हैं। बड़े ही इजी कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं सारे, अगर आप देखेंगे 5 क्वेश्चंस आएंगे, 5 के 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको बड़े आराम से उस पूरे पैराग्राफ में से आपको मिल जाएंगे। फिर आता है टीचिंग एप्टीट्यूड, अगेन आप पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे, उससे आप देखेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड आप बहुत जल्दी आप कवर कर पाएंगे। तो ये 5 यूनिट थी, 5 यूनिट में से 25 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से कि अगर आप बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे, आप वेरी इजीली अराउंड 20 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अब देखिए इन 5 यूनिट्स के अलावा बची 5 यूनिट्स। ठीक है, अब बात करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड्स के आपको पीवाईक्यूज ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं, और आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा वहीं से आते हैं। आपको हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ना है, आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन। अगेन पीवाईक्यूज पे आपको ध्यान देना है, और जो भी आप स्टैंडर्ड बुक रेफर कर रहे हैं पेपर 1 के लिए, उससे आपको कम्युनिकेशन में जो भी कुछ दिया हुआ है आपको वो पढ़ना है।
फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग। थोड़ा सा यहां पर स्टूडेंट्स लड़खड़ा जाते हैं कि हाँ ये एक ऐसा पार्ट है जहां पर वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते। फिर पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, इसके लिए फिर से आपको पेपर 1 रेफर करना है और आपको अगेन PYQ सॉल्व करने हैं। एंड देन लास्टली हायर एजुकेशन सिस्टम, आपको पूरा कि करंटली अभी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग क्या है आपको वो देखनी है। आपको थोड़ा पॉलिटी के बारे में पता होना चाहिए। अगेन जो भी पेपर 1 के लिए आप बुक रेफर करेंगे आप उससे इसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए ये 5 यूनिट जो मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करी है, ये कुछ ऐसी 5 यूनिट है जिसमें कि थोड़ा स्टूडेंट्स इतना कॉन्फिडेंट नहीं होते। इन 5 यूनिट से आपके आएंगे 25 क्वेश्चंस, और अगर आप इनके PYQs और MCQs प्रैक्टिस करेंगे और आप एक स्टैंडर्ड बुक जो भी आप रेफर कर रहे हैं उसमें इन यूनिट से रिलेटेड जो भी नोट्स है अगर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, देन आई एम प्रीटी मच श्योर आप बड़े इजीली 15 क्वेश्चंस इन 25 क्वेश्चंस में से सही कर सकते हैं। देखिए जो 5 यूनिट बहुत इजी थी उसमें से आप इजीली 20 क्वेश्चंस सही कर सकते हैं, और 5 यूनिट जो रिलेटिवली टफ है इनसे, इन 5 यूनिट से टफ है उसमें से आप बड़े आराम से 15 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तो 20 प्लस 15 कितना हो गया, आपके टोटल क्वेश्चंस जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 35 क्वेश्चंस। ठीक है। देखिए रिलेटिवली इजियर यूनिट्स में से मैं आपको बता रहा हूं कि आप 25 में से 20 क्वेश्चंस तो बड़े आराम से आप कर सकते हो, और हो भी सकता है कि आप 20 से ज्यादा भी स्कोर कर जाओ अगर आप इन यूनिट्स में बहुत कंफर्टेबल हो, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा कि आप 35 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चंस आप सही कर सकते हो। ये था पेपर 1 के लिए कि पेपर 1 में कौन सी ऐसी यूनिट्स है जिस पर कि आपको ज्यादा फोकस करना है और किसके MCQs या PYQs आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं। देखिए यही एक इस तरीके से आप स्ट्रैटेजी जो बना रहे हैं आपको इसे फॉलो भी करना है। फॉलो किस तरीके से आप करेंगे, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, हो सकता है किसी का रिसर्च एप्टीट्यूड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है किसी की लॉजिकल रीजनिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, किसी का डेटा इंटरप्रिटेशन ज्यादा हो, तो जो भी सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है उसको आपको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, जिससे कि उसके जो 5 क्वेश्चंस आएंगे आप सारे क्वेश्चंस सही कर सको। ठीक है। तो ये था पेपर 1 के लिए। पेपर 1 में आपको स्कोर करने हैं 35 क्वेश्चंस, और मैंने आपको बता दिया कि जो रिलेटिवली इजियर सेक्शंस है या इजियर यूनिट्स है उसमें से आपको 20 क्वेश्चन स्कोर करने हैं, और जो रिलेटिवली डिफिकल्ट थोड़े सेक्शंस है उसमें से आपको 15 क्वेश्चन स्कोर करने हैं। तो ओवरऑल आपके हो जाएंगे 35 क्वेश्चंस। अब देखिए बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में आपको स्कोर करने हैं 75 क्वेश्चंस। और देखिए अगर मैं बताऊं पेपर 2 में 75 क्वेश्चन स्कोर करना कोई एक डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, आपने रिवीजन अच्छे से करा है, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, आपके बेसिक्स क्लियर हैं, तो आप बड़े इजीली 75 क्वेश्चंस आप स्कोर कर सकते हो। ध्यान देने वाली बात यह रहेगी कि आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स से ही सारे सब्जेक्ट्स का एक बेस बनेगा। जो थ्योरी आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे वही थ्योरी आप पब्लिक फाइनेंस में अप्लाई कर रहे हो, आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर रहे हो, आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अप्लाई कर रहे हो, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर रहे हो। तो आपको ज्यादा फोकस करना है माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। देखिए यहाँ पर कुछ मैंने सजेस्टेड रीडिंग्स दी है हर एक सब्जेक्ट के लिए, आप इन सजेस्टेड रीडिंग्स को रेफर कर सकते हैं अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट आता है तो पेपर 2 में आपको स्कोर करने हैं 75 क्वेश्चंस। चलिए अब देखते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी आखिर क्या रहनी चाहिए, कि आपका रिवीजन आपको किस तरीके से करना है, आपको MCQs PYQs को किस तरीके से सॉल्व करना है। पेपर 1 में 35 प्लस 75 क्वेश्चंस इन पेपर सेकंड, ओवरऑल 110 क्वेश्चंस। 110 क्वेश्चंस का मतलब हो जाएगा आप स्कोर करोगे
220 मार्क्स, और 220 मार्क्स आपके अराउंड 73.33% मार्क्स होते हैं। एंड आई कैन गारंटी यू, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से है और आप स्कोर करते हैं 220 और मोर देन 220, देन आपका श्योर शॉट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। आपके पास है 30 दिन, एग्जामिनेशन डेट अभी आई नहीं है, लेकिन फ्रॉम 1st to 19th ऑफ जनवरी एग्जाम कभी भी हो सकता है, तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपके पास केवल 30 डेज है। आपको करना क्या है, एवरी डे अराउंड 2 आवर्स, देखिए अभी आपको कोई भी नया कॉन्सेप्ट, कोई भी नई बुक रेफर नहीं करनी है। आपने अभी तक जो भी पढ़ा है, आपने जो भी नोट्स बनाए हैं, आपको वही रिवाइज करने हैं। एवरी डे अराउंड 2 hours to 3 hours, 2 से 3 घंटे आपने जो भी नोट्स बनाए हैं, आपको उनका रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन इज अ मस्ट, जितनी बार भी रिवीजन हो सकता है आपको रिवीजन करना है, बिकॉज रिवीजन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि होता क्या है, बहुत बार हमने कॉन्सेप्ट तो पढ़े होते हैं, लेकिन हमने वो रिवाइज नहीं किए होते। तो जब हम एग्जाम में जाते हैं, हम देखते हैं कि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिवीजन होता क्या है कि हम उस क्वेश्चन को ही गलत कर देते हैं। तो जरूरी है आपके लिए रिवीजन, हर दिन आपको 2 से 3 घंटे का रिवीजन करना ही करना है, मस्ट है। एग्जाम के लिए केवल 30 दिन बचे हैं, दिन हो या रात हो, बरसात हो, ठंड हो, कुछ भी हो, आपको ये 2 से 3 घंटे का रिवीजन मस्ट है, जो कि करना ही करना है। ठीक है, अब उसके बाद हम करेंगे मेन स्ट्रैटेजी की बात, कि आपको मेन स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करनी है। एवरी डे आपको करना क्या है, मैं पेपर 2 की बात करूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल माइक्रो इकोनॉमिक्स, आपको एक ऐसी बुक लेनी है जिसमें आपको पीवाईक्यूज मिल जाए और एमसीक्यूज आपको मिल जाए, लेकिन ये सारे पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज यूनिट वाइज हो। ठीक है, यूनिट वाइज मतलब फॉर एग्जांपल माइक्रो इकोनॉमिक्स, पीवाईक्यूज किसके, माइक्रो इकोनॉमिक्स के, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपकी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है, जैसे कि कंज्यूमर थ्योरी के पीवाईक्यूज हो या एमसीक्यूज हो, उसके बाद प्रोडक्शन थ्योरी के हो, फिर मार्केट स्ट्रक्चर के हो, फिर डिस्ट्रीब्यूशन के हो, एंड लास्टली वेलफेयर इकोनॉमिक्स के हो। आई होप आप ये चीज समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। आपको एक स्टैंडर्ड बुक लेनी है, या कोई भी एक ऐसी बुक लेनी है जिसमें कि आपको पेपर 2 के एमसीक्यूज आपको मिले या फिर पीवाईक्यूज मिले, और ये सारे पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज डिफरेंट डिफरेंट यूनिट वाइज दिए हों। ठीक है, देखिए ये एक बुक है जो वैसे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, आप कोई भी बुक ले सकते हो। ठीक है, कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यही बुक लेनी है, बट लेकिन ठीक बुक है। इसमें एक चीज है क्या, कि जितने भी आपकी यूनिट्स हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रो के अलग से क्वेश्चन है, मैक्रो के अलग से क्वेश्चन है, स्टैट्स के अलग से है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अलग से हैं, इंडियन इकोनॉमी के अलग से हैं। तो इस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है पेपर 2 की, इस बुक में आपको वो सारे ही एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज मिल जाएंगे यूनिट वाइज। इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक मार्केट में अवेलेबल है, आप किसी भी एक बुक को रेफर कर सकते हो। बस आपको ध्यान ये देना है कि उस बुक में पीवाईक्यूज या फिर एमसीक्यूज डिफरेंट डिफरेंट यूनिट वाइज आपको गिवन हो। ठीक है, तो आपने ये बुक ली, अब आपको करना क्या है, अब आपको हर दिन यूनिट वाइज एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने ये जो बुक मैंने आपको बताई, आपने बुक ले ली, उसके बाद आप सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे कंज्यूमर थ्योरी से। देखिए सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, बीच में से किसी और दूसरे सब्जेक्ट को मत उठा लेना कि आपने इंडियन इकोनॉमी उठा लिया, स्टैट्स उठा लिया या इंटरनेशनल उठा लिया। सबसे पहले आपको माइक्रो को सॉल्व करना है, उसके बाद फिर आप कोई भी पार्ट उठा सकते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले आप माइक्रो स्टार्ट करेंगे। तो आप करेंगे क्या, पीवाईक्यूज या एमसीक्यूज आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कंज्यूमर थ्योरी के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप 1 घंटे में अराउंड 50 या 60 एमसीक्यूज आप लगा लेते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, जब आप ये एमसीक्यूज आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको कंटिन्यूअसली इनको सॉल्व करते जाना है। और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट आए या फिर आपको लगे कि नहीं हाँ ये चीज है जो मुझे नहीं पता है, आपको साथ में एक शीट रखनी है अपने पास, एक ब्लैंक शीट और एक पेन, और आपको इस शीट में मेंशन करते चलना है कि ये टॉपिक है या ये क्वेश्चन है जहां मैं फंस रहा हूं या जो मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, 1 घंटे में आप 50 से 60 एमसीक्यूज बड़े आराम से आप कर लोगे, अंटिल एंड अनलेस वो न्यूमेरिकल ना हो, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत बार आपका न्यूमेरिकल भी आ जाता है डिमांड थ्योरी से रिलेटेड, जहां पे आपको डिमांड फंक्शन गिवन होगा, सप्लाई फंक्शन गिवन होगा, आपको इक्विलिब्रियम प्राइस निकालना हो सकता है, आपको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालनी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, बट मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि 1 घंटे में ऑन एन एवरेज हम 50 से 60 एमसीक्यूज हम बड़े आराम से हम कर सकते हैं। तो आपको देखना क्या है कि इन एमसीक्यूज में से जो भी आप एमसीक्यूज आप नहीं कर पा रहे हो, आपको उसके बारे में एक ब्लैंक शीट पे आपको लिख लेना है। ठीक है, तो इसी तरीके से डेली हमें अराउंड 5 to 6 आवर्स, ठीक है, डेली अराउंड 5 to 6 आवर्स हमें एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। 2 से 3 घंटे आपको करना क्या है, आपको अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, आपको अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। और जो ये आप नोट्स रिवाइज करेंगे, आप ये स्टार्टिंग ऑफ द डे, सुबह सुबह मॉर्निंग में आप ये रिवाइज करेंगे। ठीक है, आपको रात को रिवाइज नहीं करने हैं, ये आपको मॉर्निंग में नोट्स रिवाइज करने हैं, उसके बाद आपको अपने एमसीक्यू सॉल्व करने स्टार्ट कर देने हैं। ठीक है, 5 से 6 घंटे आप एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, जहां 1 घंटे में हम एवरेज लेके चल रहे हैं, आप 50 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो 6 घंटे में कितने हो जाएंगे आपके, अराउंड 300 एमसीक्यूज आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, फिर मैं लेके चल रहा हूं अराउंड 1 आवर। 1 आवर किस चीज के लिए, कि जब आप ये एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और आपने शीट में जो भी टॉपिक्स लिखे हैं कि हाँ मुझे इनमें डाउट है या इनके बारे में मैं अभी क्लियर नहीं हूं, आपको ये सारे टॉपिक इस 1 घंटे में कवर करने हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए आप इन डेप्थ तो इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ोगे, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक टॉपिक था जिसमें आप फंस गए, ठीक है, हम लेके चल रहे हैं कि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी से कोई रिलेटेड क्वेश्चन था और आप उसमें फंस गए, आपने यहां पर लिखा, फिर जो 1 घंटा है आपने अपने नोट्स खोले या फिर जो भी आप बुक रेफर कर रहे हो, आपने वो बुक खोली और रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के बारे में आपने मोटा मोटा पढ़ लिया कि हाँ ठीक है ये चीज थी जहां मैं फंसा, अंडरस्टूड, अब मुझे चीज समझ में आ गई है। उसी तरीके से और भी कुछ टॉपिक्स होंगे जिसमें आपको डाउट होगा, इस 1 घंटे में आपको वो सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक है, तो ये एक दिन में आप करोगे, एक दिन में आप 300 एमसीक्यूज आप सॉल्व करोगे। ये पेपर 2 के लिए मैं आपको बता रहा था, इसी तरीके से पेपर 1 के लिए भी आपको करना है कि आप जो 2 से 3 घंटे का आप रिवीजन कर रहे हो, इसमें से अराउंड 1 आवर आप लेके चल सकते हो पेपर 1 के लिए, कि हाँ 1 घंटा मैं पेपर 1 के नोट्स को रिवाइज करूंगा, कि जो भी आप स्टैंडर्ड बुक आप रेफर कर रहे हो पेपर 1 के लिए या फिर आपने पेपर 1 के लिए जो भी नोट्स बनाए हैं, तो उस 1 घंटे में आप उन नोट्स को रिवाइज करोगे। और पूरे दिन में से आप 5 से 6 घंटे जो एमसीक्यूज कर रहे हो, उसमें से आप 1 से 2 घंटे दोगे आप किसको, पेपर 1 के एमसीक्यूज को। ठीक है, और सेम चीज आपको करनी है, एक ब्लैंक शीट आपको लेके रखनी है, जिस भी टॉपिक में आपको कुछ डाउट आया कि आपको लगा कि नहीं हाँ ये मैं चीज समझ नहीं पाया, एमसीक्यू सॉल्व करने के तुरंत बाद आप उन टॉपिक्स को अपने नोट्स में या फिर अपनी बुक में आप देखोगे कि हाँ ये चीज थी, और वहां से उसको समझोगे और फिर उस एमसीक्यू को दोबारा से आप सॉल्व करोगे। तो ये थी आपकी स्ट्रैटेजी लास्ट 30 डेज की, कि आपको करना क्या है बोथ पेपर 1 के लिए एंड पेपर 2 के लिए। सिंपल है बहुत ही,
बस एक थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से आपको, एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको चीजें करते चलनी है। क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, और जिस एमसीक्यू में भी आपको डाउट आए उसको आपको लिख लेना है, और फिर उन एमसीक्यूज को सॉल्व करने के बाद अपने नोट्स में या बुक में उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज गिवन है उसको पढ़ना है। ठीक है, तो एक दिन में आप अराउंड 300 एमसीक्यूज आप सॉल्व कर रहे हो, आपके पास है 30 डेज। 30 मल्टीप्लाइड बाई 300 कम्स आउट टू बी 9000 एमसीक्यूज। 30 दिन में आप 9000 एमसीक्यूज कर पाओगे। और आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आने हैं, एग्जाम में आने हैं आपके 150 क्वेश्चंस। तो आप देख सकते हैं, जब आपने 9000 एमसीक्यूज कर लिए और आपके एग्जाम में केवल 150 क्वेश्चंस आने हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हाई हो चुकी है कि इन 150 क्वेश्चंस में से वो क्वेश्चंस भी आ जाएंगे जो आपने प्रैक्टिस करे हैं। तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा, और वो ही आपको हेल्प करेगा अल्टीमेटली आपका जेआरएफ क्वालिफाई करवाने में। आई होप आप सभी को ये स्ट्रैटेजी समझ में आई हो। बहुत ही इजी है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ में ना आया हो। मैं ऐसा ज्यूम करके चल रहा हूँ, एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं, जितने भी ज्यादा एमसीक्यूज हो सकते हैं। जिस भी एमसीक्यू में डाउट है आप उसके बारे में बुक से पढ़ेंगे और दोबारा से उस एमसीक्यू को आप सॉल्व करेंगे। और एक और चीज है कि आप दिन के ये जो 300 एमसीक्यूज आप सॉल्व तो कर रहे हैं, बट आपको करना क्या है, लास्ट के 5 to 10 डेज में या फिर लास्ट के 5 डेज में आपने जो एमसीक्यूज करे हैं उनका एक क्विक रिवीजन भी करना है आपको। ठीक है, जो भी एमसीक्यूज आप सॉल्व करते जा रहे हैं उनका एक क्विक रिवीजन करना है। और क्विक रिवीजन किस तरीके से करेंगे, फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट वीक है, ठीक है, फर्स्ट वीक में आपने 6 स्टार्टिंग के, हम मंडे टू सैटरडे आपने एवरीडे अराउंड 300 एमसीक्यूज करे, तो आपके 1800 एमसीक्यूज हो गए। अब आपको करना क्या है कि देखिए, संडे जो रहेगा, क्योंकि संडे आप फ्री रहेंगे, हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं जो डेली कॉलेज जा रहे हैं, तो संडे ऐसा दिन होगा जिस दिन आपके पास पूरे दिन का समय होगा। तो संडे को आप करोगे क्या कि इस वीक में जितने भी आपने एमसीक्यूज करे थे आप इनके क्विक रिवीजन करोगे आप। ठीक है, क्विक रिवीजन यानी कि हर एक एमसीक्यू को आप देखते चलोगे विदाउट लुकिंग एट दी ऑप्शंस। आपको बस क्वेश्चन देखना है और डायरेक्टली आप आंसर उसको करने की कोशिश करोगे। ठीक है, ये इसका ये आंसर होगा, ये क्वेश्चन है इसका ये आंसर होगा, ये क्वेश्चन है इसका ये आंसर होगा। इस तरीके से आप संडे को जो भी आपने वीक में एमसीक्यूज करे हैं आप उनको रिवाइज करोगे। ठीक है, 30 डेज है आपके पास, अप्रोक्सीमेटली 4 वीक्स है अभी। तो इस तरीके से आप एमसीक्यूज को भी रिवाइज करते चलोगे, और 30 दिन में जैसा कि मैंने बताया आप 9000 एमसीक्यूज कर लोगे। हो सकता है कुछ स्टूडेंट ज्यादा भी कर ले जिनकी स्पीड कम है, या जिनकी स्पीड थोड़ी कम है, तो वो भी फिर भी अराउंड 9000 या फिर 9000 नहीं तो अराउंड 8000 एमसीक्यूज बड़े आराम से कर लेंगे। ठीक है, और यही आपकी हेल्प करेगा आपको जेआरएफ क्वालिफाई करवाने में। ठीक है, तो दोस्तों यही स्ट्रैटेजी थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करके देखना, एंड आई कैन गारंटी यू आपको बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सो ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।